हेलो क्लास। तो आज हम लोगों की पहली क्लास है। हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल आर्थोपेडिक्स एंड ट्रामेटोलॉजी के बारे में। इसमें क्या होता है, आर्थोपेडिक्स क्या है, ट्रामेटोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स का परिचय। Orthopedics is the branch of medicine that deals with the prevention, diagnosis, treatment, and rehabilitation of disease and injuries of the musculoskeletal system. आर्थोपेडिक्स चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है, यानी आर्थोपेडिक्स मेडिकल साइंस या चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी हड्डी और मांसपेशियों के तंत्र की बीमारी, चोट की रोकथाम, बीमारियां और चोट की रोकथाम, जांच, इलाज और पुनर्वास यानी ठीक करने का काम करता है या उससे संबंधित है। ठीक है, तो आर्थोपेडिक्स क्या है? आर्थोपेडिक्स चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है, मेडिकल साइंस की वह शाखा है जो आपकी हड्डी और मांसपेशियों की बीमारियों, चोट की रोकथाम करता है, जांच करता है और इलाज करता है। दिस सिस्टम इंक्लूड्स बोन्स, जॉइंट, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन्स एंड द स्पाइन। इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं? आपकी बोन हैं, हड्डियां हैं, जॉइंट्स यानी जोड़ हैं, मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, लिगामेंट हैं, टेंडन है और रीढ़ की हड्डी भी शामिल है। रीढ़ की हड्डी भी इसमें शामिल है। तो इसमें हड्डी, जॉइंट्स हैं, मांसपेशियां हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स हैं, रीढ़ की हड्डी, इन सब का एग्ज़ामिन होता है, देखा जाता है और इसको फिर ट्रीटमेंट भी किया जाता है यदि इन सब में कोई इंजरी हो जाए, कोई ट्रामा हो जाए। आर्थोपेडिक्स हैज़ इवॉल्व over thousands of years, from simple methods of treating broken bones in ancient civilization to highly advanced surgical techniques such as joint replacement, arthroscopy and robotic assisted surgery। आर्थोपेडिक्स का विकास हजारों साल पहले, आर्थोपेडिक्स का विकास, डेवलपमेंट हजारों वर्षों में हुआ है। हजारों वर्षों में इसका विकास हुआ है। प्राचीन सभ्यता में टूटी हुई हड्डियों के इलाज के साधारण तरीकों से लेकर आज की बेहद एडवांस टेक्निक, मतलब आजकल बहुत ही एडवांस टेक्निक, सर्जिकल टेक्निक, जिससे जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट है, आर्थोस्कोपी है, रोबोटिक सर्जरी, यहाँ तक इसका विकास हुआ। यानी प्राचीन समय से लेके जहाँ टूटी हड्डियों को अलग अलग तरीके से जोड़ा जाता था, वहाँ से लेके और यहाँ तक, मतलब आज रोबोटिक सर्जरी तक हम आ गए हैं। तो ये धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। द वर्ड आर्थोपेडिक्स इज derived from the Greek words orthos means state or correct and pedia means child। आर्थोपेडिक्स शब्द ग्रीक शब्द आर्थोस जिसका अर्थ है सीधा या सही और पैडिया जिसका अर्थ है बच्चा, इनसे मिलके बना है। आर्थोस और पैडिया से मिलके शब्द बना है आर्थोपेडिक्स। Originally, the term referred to the correction of deformities in children। मूल रूप से इस शब्द का इस्तेमाल बच्चों में शारीरिक विकृतियों को ठीक करने के लिए किया जाता था। नाम से ही पता चल रहा है, आर्थो मीन्स सही और पेडिक्स मीन्स बच्चा। पीडियाट्रिक
डिपार्टमेंट होता है ना, जिसमें बच्चों की देखभाल है, उनका सब देखा जाता है। तो ये शुरुआत में या मूल रूप से बच्चों से जुड़ा हुआ था। बच्चों की सारी शरीर में कोई विसंगति आ जाती थी, कोई भी उसमें डिफ़ॉर्मेलिटीज़ आ जाती थी, तो उसको ठीक किया जाता था। टुडे ऑर्थोपेडिक्स इज़ अ ब्रॉड मेडिकल स्पेशलिटी दैट ट्रीट्स पेशेंट्स ऑफ ऑल एज विद मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। आज ऑर्थोपेडिक्स चिकित्सा की एक व्यापक शाखा है जो मस्कुलोस्केलेटल यानी आपकी मसल्स और आपकी बोन उनके विकारों से पीड़ित सभी उम्र के मरीजों का इलाज करती है। किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, सभी का इलाज करती है। कौन? ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है। अगर बोन और मसल्स की किसी को कोई भी समस्या है, हर उम्र के व्यक्ति का इलाज करती है। तो ये तो इसका कुछ परिचय होगा, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स कब से, कितनी प्राचीन है, कब से चली आ रही है, तो इस पे चर्चा करेंगे। अर्ली हिस्ट्री, शुरुआती इतिहास, यानी प्रारंभ कहाँ से कैसे क्या हुआ होगा। द हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोपेडिक्स began in ancient civilization where people developed methods to treat fracture and injury। ऑर्थोपेडिक्स का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं से शुरू हुआ, यानी प्राचीन काल से इसका मेथड चला आ रहा है, इलाज करना चला आ रहा है। क्योंकि बच्चे भी, अगर इसके शब्द के अर्थ पे बात करें तो बच्चे भी प्राचीन समय से रहे हैं और टूट फूट होती थी, तो उस टूट फूट को ठीक करने के लिए प्राचीन समय से ही इसका तरीका अपनाया जाता था, ऑर्थोपेडिक्स। तो ऑर्थोपेडिक्स का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं से शुरू हुआ, जहां लोगों ने फ्रैक्चर और चोटों के इलाज के तरीके विकसित किए। कहीं किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी को चोट लग गई, किसी की हड्डी टूट गई, इनको ठीक कैसे किया जाए, इसको धीरे धीरे लोगों ने विकसित किया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम एंशियंट इजिप्ट शो दैट वुडन स्प्लिंट्स and linen bandages were used to stabilize broken bones। प्राचीन मिस्र के पुरातात्विक सबूतों से पता चलता है कि टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए लकड़ी की पट्टी, स्प्लिंट्स जिसको बोलते हैं, और लिनन की पट्टी, बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता था। तो वुड, लकड़ी की पट्टी और बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता था, लिनन की पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था। लिनन क्या है? लिनन एक कपड़ा है, कपड़े की कह सकते हैं कि वैरायटी है, जो कि हवादार कपड़ा होता है, जिसमें हवा छनती रहती है और बहुत ही मजबूत पट्टियाँ होती हैं ये। तो उन्हीं की पट्टियों के माध्यम से बांधा जाता था। किसको? लकड़ी की पट्टियों को। द एडविन स्मिथ सर्जिकल पैपरस डेटिंग बैक टू अराउंड 1600 BC contains detailed description of fractures, dislocations and method of treatment। लगभग 1600 ईसा पूर्व के एडविन स्मिथ सर्जिकल पैपरस में फ्रैक्चर, हड्डियों के खिसकने और इलाज के तरीक़ों का विस्तृत विवरण मिलता है। तो 1600 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, 1600 बिफोर क्राइस्ट, लगभग 1600 ईसा पूर्व
एडविन स्मिथ सर्जिकल पेपरस में हड्डियों के खिसकने, उसके डिसलोकेशन, फ्रैक्चर होने को ठीक करने का विवरण मिलता है। दिस डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्जिकल टेक्स्ट इन मेडिकल हिस्ट्री। इस दस्तावेज को चिकित्सा इतिहास के सबसे शुरुआती सर्जिकल ग्रंथों में से एक माना जाता है। ये जो ग्रंथ है, इस दस्तावेज को चिकित्सा इतिहास के मतलब मेडिकल हिस्ट्री का सबसे शुरुआती सर्जिकल ग्रंथ माना जाता है। इन एंशियंट इंडिया अराउंड 600 BC, लगभग 600 ईसा पूर्व, द ग्रेट सर्जन सुश्रुत मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू आर्थोपेडिक्स। प्राचीन भारत में लगभग 600 ईसा पूर्व महान सर्जन सुश्रुत ने आर्थोपेडिक्स में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने भारत में पहली सर्जरी की थी लगभग 600 ईसा पूर्व, यानी आज भी से लगभग 3000 साल पहले, 3100 वर्ष पहले, लगभग 3200 वर्ष पहले। इन हिज फेमस वर्क द सुश्रुत संहिता, he described different type of fractures and dislocation, method of reducing broken bones, and the use of bamboo splints and bandage for immobilization। अपनी प्रसिद्ध रचना सुश्रुत संहिता में, इनकी लिखी हुई एक किताब है सुश्रुत संहिता, इन्हीं के नाम से, महर्षि सुश्रुत के नाम से, उन्होंने विभिन्न प्रकार के फ्रैक्चर और हड्डियों के खिसकने की स्थिति, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर लाने के तरीके और उन्हें स्थिर रखने के लिए बांस की पट्टी और पट्टियों के इस्तेमाल का वर्णन किया। यानी बांस की लकड़ी और पट्टी का इस्तेमाल का वर्णन किया है। यानी कैसे उस समय लगभग 3200 वर्ष पहले महर्षि सुश्रुत ने कैसे बांस की पट्टी या बांस के लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से और पट्टी के माध्यम से कैसे बोन को जोड़ना, बोन के फ्रैक्चर को ठीक करना, ये सब उन्होंने बताया था। आज के समय में भी गांव में वगैरह में देखेंगे, जो गांव के वैद्य टाइप के लोग होते हैं, तो वो अभी भी बांस, चूना, हल्दी, बांस बांध देंगे और वो हाथ सीधा रहता है और उससे ठीक हो जाते हैं व्यक्ति। हाथ के डिसलोकेशन हो गया है, चाहे तो हड्डी टूट गई है या फ्रैक्चर हो गया है, ठीक हो जाता है। हिज प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट आर स्टिल रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी। फ्रैक्चर के इलाज के उनके सिद्धांत आज भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी की नींव माने जाते हैं, आज भी बेस माना जाता है। जो उन्होंने बता दिया उसी को लोग आज भी फॉलो करते हैं और पढ़ाया भी जाता है, मेडिकल में पढ़ाया भी जाता है। इन एंशियंट ग्रीस हिप्पोक्रेट्स 460 to 370 BC, यानी लगभग 460 से 370 वर्ष पहले, ईसा बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा वर्ष पहले, नाउ एज द फादर ऑफ मेडिसिन फर्दर एडवांस द ट्रीटमेंट ऑफ बोन इंजरी। लगभग प्राचीन ग्रीस में हिप्पोक्रेट्स लगभग 460 से 370 वर्ष ईसा पूर्व, जिन्हें मेडिसिन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन,
कहा जाता है। इन्होंने हड्डियों की चोटों के इलाज को और बेहतर बनाया। इन्होंने भी अपना योगदान दिया, कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे हड्डी टूट गई उसको ठीक किया जाए। ही इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्चर, रिडक्शन, ट्रैक्शन, स्प्लिंटिंग एंड प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ ब्रोकन बोन्स। उन्होंने फ्रैक्चर कम करने, ट्रैक्शन, स्प्लिटिंग और टूटी हड्डियों को ठीक से अलाइन करने के तरीके बताए। तो इन्होंने रिडक्शन, ट्रैक्शन, स्प्लिटिंग, इन सब के बारे में और टूटी हड्डियों को ठीक से अलाइन करने के तरीके बताए। तो ये रिडक्शन, ये सब क्या है? रिडक्शन मीन्स टूटी हुई या खिसकी हुई हड्डी को वापस सही जगह पे लाना, एनाटॉमिकल पोजीशन पे लाना, यानी उसकी जो पहले की पोजीशन थी वो रिडक्शन हो गया। ट्रैक्शन, अंग को धीरे धीरे खिसकाना, यानी जो भी मान लीजिए हड्डी डिसलोकेट हो गई है उसको धीरे धीरे अपनी जगह पे फिर से लाना। स्प्लिटिंग मीन्स हड्डी को स्थिर करने के लिए कठोर सहारे का उपयोग करना, यानी प्लास्टर है या बांस की जो लकड़ी है उसके माध्यम से ऐसे बांध दिया जाए कि वो फिर जल्दी हिलेगा नहीं, फिक्स रहेगा, तो हड्डी जो टूटी हुई या फ्रैक्चर हुआ है वो ठीक जल्दी हो जाएगा। अगर हिलता रहेगा तो हड्डी जुड़ नहीं पाएगी। His method emphasizes careful observation. His method emphasizes careful observation and conservative management, many of which remain relevant today. उनके तरीक़ों में ध्यान से देखने और सही मैनेजमेंट पर जोर दिया गया, जिनमें से कई आज भी काम के हैं। यानी उन्होंने जो बताया था उनका था कि ध्यान से देखना है, सही मैनेजमेंट करना है, जो भी डिसलोकेटेड हुई है, बोन हड्डी टूटी है, फ्रैक्चर हुआ है, उन्होंने जो बताए थे बहुत सी चीज़ें आज भी मान्य हैं। ये देखिए पट्टी बांधते हुए चित्र दिखाया गया है। तो ये तो हिस्ट्री हमने देखी थी, अर्ली हिस्ट्री देखी थी। अब हम देखते हैं रोमन एंड मिडिएवल पीरियड। रोम और मध्यकालीन समय में पीडियाट्रिक का विकास कैसे हुआ या उस समय कैसे ठीक करते थे। ड्यूरिंग द रोमन पीरियड, गैलेन 129 to 216 AD expanded knowledge of anatomy and described the structure and function of bones, muscles and joint। रोमन के समय में या रोमन के इतिहास में ये कह सकते हैं गैलेन हुए हैं। उन्होंने एनाटॉमी की जानकारी को बढ़ाया और हड्डी, मांसपेशी के जोड़ों की बनावट और काम के बारे में बताया। तो उन्होंने एनाटॉमी के बारे में बताया, हड्डी, मांसपेशी, उनके जोड़ों की बनावट है और काम कैसे करता है, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। हिज राइटिंग्स बिकम द स्टैंडर्ड मेडिकल रेफरेंस फॉर मोर देन 1000 ईयर। उनकी लिखी बातें 1000 से ज़्यादा सालों तक स्टैंडर्ड मेडिकल रेफरेंस बनी रहीं, अतः हज़ारों सालों तक उन्होंने जो बताया वो चलता रहा। ड्यूरिंग द मिडिल एज, साइंटिफिक प्रोग्रेस स्लो इन यूरोप बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल इनस्टेबिलिटी।
मध्य युग में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के कारण यूरोप में वैज्ञानिक तरक्की जो थी वो धीमी हो गई। यानी राजनीति और सामाजिक वजह से स्थिरता थी नहीं, अस्थिर हो गया था सब कुछ। तो वैज्ञानिक भी स्थिर नहीं रहे, तो जिसकी वजह से जो भी डेवलपमेंट करना था वो अच्छे से नहीं हो पाया। हाउएवर अरब फिजिशियन प्रिजर्व एंड ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ हिप्पोक्रेट्स एंड गैलेन। लेकिन अरब डॉक्टरों ने हिप्पोक्रेट्स और गैलेन की लिखी बातों को संभाल कर रखा और उनका अनुवाद किया। दे इम्प्रूव सर्जिकल टेक्निक्स एंड कंटिन्यू द स्टडी ऑफ बोन इंजरी एंड देयर ट्रीटमेंट। उन्होंने सर्जरी की तकनीकों में सुधार किया और हड्डियों की चोट और उनके इलाज की पढ़ाई जारी रखी। तो रोम या मिडाइवल में भी गैलेन या अरब के डॉक्टरों ने आर्थोपेडिक्स को आगे बढ़ाया। सर्जरी की जानकारी, हड्डियों की चोट, उसके इलाज, इन सब की पढ़ाई जो है कंटिन्यू रही इनके समय में भी। रेनेसा एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। रेनेसा और वैज्ञानिक तरक्की। रेनेसा यानी पुनर्जागरण काल और मध्यकालीन का समय। ड्यूरिंग द रोमन पीरियड, दूसरा पढ़ दिया था हमने। रेनेसा एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, पुनर्जागरण काल और वैज्ञानिक तरक्की। द रेनेसा मार्क्ड अ रिवाइवल ऑफ साइंटिफिक लर्निंग एंड ह्यूमन एनाटॉमी। यानी पुनर्जागरण के समय में रेनेसा ने वैज्ञानिक पढ़ाई और इंसानी शरीर रचना विज्ञान को फिर से शुरू किया। यानी जब पुनर्जागरण काल आया तो उस समय वैज्ञानिक पढ़ाई और इंसान के शरीर की रचना विज्ञान को पढ़ना शुरू किया, फिर से पढ़ना शुरू किया। द फ्लेमिश एनाटोमिस्ट एंड्रिस बेसालियस पब्लिश्ड डी ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका इन 1543, providing accurate description of the human skeleton and muscles. फ्लेमिश एनाटोमिस्ट एंड्रियास बेसालियस ने 1543 में डी ह्यूमनी कॉर्पोरिस फैब्रिका पब्लिश की, जिसमें इंसान के स्केलेटन और मसल्स के बारे में सही जानकारी दी गई थी। यानी उन्होंने एक किताब डी ह्यूमनी कॉर्पोरिस फैब्रिका 1543 में विकसित की, जिसमें इंसान के शरीर के बारे में, मसल्स के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में सब दिया गया था। हिज वर्क करेक्ट मैनी anatomical errors and greatly improved the understanding of the musculoskeletal system. उनके काम ने कई एनाटॉमिकल गलतियों को ठीक किया और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की समझ को बहुत बेहतर बनाया। तो फ्लेमिश एनाटॉमिस्ट एंड्रियास बेसालियस यानी उनके काम ने कई एनाटॉमिकल गलतियों को ठीक किया और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की समझ को और बेहतर बनाया, ताकि और अच्छे से हम समझ पाए। दिस पीरियड लेड द साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स। इस समय में, चूँकि पुनर्जागरण काल था, इस समय ने मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स के विकास के लिए साइंटिफिक नींव रखी। यानी पहले कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था इसके विकास का, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती हैं चीज़ें, तो पुनर्जागरण काल या वैज्ञानिक जब
पीरियड आया, वैज्ञानिक समय आया, तो उस समय मॉडर्न यानी आधुनिक समय के हिसाब से ऑर्थोपेडिक्स का विकास हुआ। बर्थ ऑफ मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स। मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स का जन्म, ये क्या है? मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स बिगन इन 1741 when the French physician Nicolas André published his famous book Orthopedia। मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स 1741 में शुरू हुआ जब फ्रेंच फिजिशियन निकोलस एंड्री ने अपनी मशहूर किताब आर्थोपीडिया पब्लिश की। आर्थोपीडिया को उन्होंने जब पब्लिश किया, he introduced the term orthopedia and focus of preventing and correcting skeletal deformities in children through exercise, proper posture and मैकेनिकल सपोर्ट। उन्होंने आर्थोपीडिया शब्द शुरू किया और एक्सरसाइज, सही पोस्चर, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ज़रूरी बच्चों में स्केलेटल डिफॉर्मिटी को देखने और ठीक करने पर भी फोकस किया। तो आर्थोपीडिया शुरू की, एक्सरसाइज, सही पोस्चर है, मैकेनिकल सपोर्ट है, बच्चों के स्केलेटल डिफॉर्मिटी को रोकने के लिए, उनको ठीक करने के लिए उस पर इन्होंने अपना काम किया, फोकस किया। द बुक featured the famous image of a crooked tree tied to a stake, which became the symbol of orthopedics and represents the correction of deformities। तो ये क्या बता रहा है कि किताब में एक टेढ़े पेड़ की मशहूर तस्वीर थी जो एक सीधे खंभे से बंधा था, जो आर्थोपेडिक्स का सिंबल बन गया और डिफॉर्मिटी को ठीक करने को दिखाता है। डिफॉर्मिटी जो भी हुई है उनको ठीक करने का और इशारा करता है, इनकी कैसे उनको ठीक किया जाए। ठीक है, अब हम आ गए हैं बर्थ ऑफ मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स। डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के दौरान विकास ऑर्थोपेडिक्स का 19वीं शताब्दी में कैसे विकास हुआ, या यूँ कहें कि मॉडर्न समय में, अभी के समय में। द 19th सेंचुरी ब्राउट मेजर एडवांस दैट ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस। 19वीं सदी में बड़ी तरक्की हुई जिसने ऑर्थोपेडिक्स प्रैक्टिस को भी बदल दिया। मतलब सभी में डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तरक्की हुई, तो ऑर्थोपेडिक्स में भी हुई, इसमें भी बदलाव हुए। द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थीसिया अलाउ सर्जन टू परफॉर्म लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन विदाउट कॉजिंग सीवियर पेन। एनेस्थीसिया की खोज हो गई थी। एनेस्थीसिया की खोज ने सर्जन को बिना ज़्यादा दर्द के, यानी जो सर्जन सर्जरी वगैरह करते थे, बिना एनेस्थीसिया के पेशेंट को दर्द होता था, तब उनके काम करने में दिक्कत आती थी। एनेस्थीसिया की खोज होगी तब पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया गया है। अब उस एनेस्थीसिया से क्या होगा कि शरीर को शून्य कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आप चाहे काटें, चाहे जो भी करें अपनी बॉडी को, तो दर्द नहीं होता है, जिससे कि सर्जन को ऑपरेशन करने में आसानी हो जाती है। जोसेफ लिस्टर इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक टेक्निक यूजिंग कार्बोलिक एसिड ग्रेटली रिड्यूस सर्जिकल इन्फेक्शन एंड इम्प्रूव पेशेंट सर्वाइवल। जोसेफ लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करके साइंटिफिक
तकनीकों के शुरू की कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल करके साइंटिफिक तकनीकें शुरू की, जिससे सर्जिकल इन्फेक्शन बहुत कम हो गए और मरीजों को बचने की संभावना बेहतर होने लगी। यानी मरीज जो है वो ठीक होने लगे लगभग। द डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट प्रोवाइडेड एन इफेक्टिव मेथड ऑफ इमोबिलाइजिंग फ्रैक्चर्स, allow bones to heal properly, properly। प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट के विकास से फ्रैक्चर को स्थिर करने का एक असरदार तरीका मिला, जिससे हड्डियां ठीक से मतलब और अच्छे से क्या सही पोजीशन में आने लगी, ठीक होने लगी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से हाथ के ऊपर प्लास्टर होता है, वो आपकी टूटी हुई हड्डी का मूवमेंट नहीं होने देता है और वो जुड़ने में सहयोग करता है। आर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वेयर established in Europe and North America, leading to the recognition of orthopedics as a separate American मेडिकल स्पेशलिटी। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में आर्थोपेडिक हॉस्पिटल और ख़ास ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए, जिससे आर्थोपेडिक्स को एक अलग मेडिकल स्पेशलिटी के तौर पर पहचान मिली। ठीक है, तो ये था 19वीं सेंचुरी में इसका कैसे विकास हुआ ये बताया गया था। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग 20वीं सेंचुरी प्रोग्रेस पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, ओके।